घुट घुट कर जीना छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। तू छोड़ ये आंसू, उठ हो खड़ा। तू छोड़ ये आंसू, उठ हो खड़ा। मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा। हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे। घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। उठना है तुझे नहीं गिरना है, उठना है तुझे नहीं गिरना है। जो गिरा तो फिर से उठना है। अब रुकना नहीं एक पल तुझको, बस हर पल आगे बढ़ना है। राहों में मिलेंगे तूफान कई, राहों में मिलेंगे तूफान कई। मुश्किलों के होंगे बार कई, इन सब से तुझे न डरना है। तू लक्ष्य पे अपने जोर दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे। तो रुख हवाओं का मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। हेलो दोस्तों, मैं वागीशु सिंह आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इश्क ए वर्दी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा जानदार सी क्लास। ये क्लास रहने वाले हिंदी के, और हिंदी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक समास। समास एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी आएगी तो वहां पर समास से प्रश्न आता ही है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं, अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम, यूपी पीसीएल, यूपी पुलिस का, चाहे एसआई हो, उसके अलावा चाहे कांस्टेबल हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर हिंदी से जो टीजीटी पीजीटी वगैरह विद्यार्थी हैं उनकी बात करें, या फिर अन्य राज्यों के एसआई जो होते हैं उसकी परीक्षाएं हों, या फिर पूरे भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी आती है तो समास आते हैं और समास से प्रश्न आता है, तो फिर भैया थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत महसूस होती है। आज उन सभी बच्चों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सी क्लास लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हर वो बच्चा भी पढ़ रहा होगा जिसने अभी तक कभी समास नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा है तो उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और हो सकता है आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ, क्योंकि ये क्लास आपकी पीसीएस लेवल तक की रहेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम नीचे लेवल की क्लास आपकी रहे। तो ध्यान रखिएगा, क्या है कि इस तरीके से जो आपकी क्लास रहेगी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कंप्लीट एक बार अगर आपने क्लास कर ली तो ये क्लास करने के बाद आपको कभी भी जीवन में समास में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि समास इस तरीके का कंटेंट के साथ हमने तैयार किया है जो एकदम लाजवाब है। चाहे वो कोई भी एग्जाम भारत का हो, अगर समास से प्रश्न निकल जाए तो हमारे फिर पढ़ाने का कोई उसका औचित्य नहीं रह जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं समास की। जी हाँ साथियों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। वैसे भी थोड़ी सी क्लास लंबी आपकी रहेगी, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद में आप पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें समास की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर समास की, तो समास का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को जानने से पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए कि उसका अर्थ होता क्या है। अगर हम समास की बात करें तो समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। संक्षिप्तीकरण भी इसको कहते हैं। संक्षिप्त में करना या कहना, किसी चीज को संक्षिप्त में करना या कहना, ठीक है, संक्षिप्त में कहना। इसके अलावा एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता? संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके शाब्दिक अर्थ हो जाते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो भी विद्यार्थियों ने ये चीज़ें पढ़ी कि संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है, तो उन्हें चीज़ें पता लग गई होंगी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी विद्यार्थी है, हो सकता है कि आप ही एक ऐसे विद्यार्थी हों जो जिनको संक्षिप्त का भी अर्थ ना पता हो। देखिए, सबसे पहली बात, एक बात को ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज़ को जानने में जिज्ञासा ज़रूर रखना अपने अंदर कि हाँ, ऐसे हुआ कैसे? क्या अर्थ होता है, क्या चीज़ें ये होते हैं, उसके बारे में जानने की अपनी इच्छा ज़रूर रखना। ठीक है भैया? तो यहाँ पर अगर हम संक्षिप्त की बात करें, तो संक्षिप्त का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करके
कह देना। क्या करना, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना किसी चीज को। कैसा कर देना, ध्यान रखेंगे, छोटा कर देना। और विस्तृत का मतलब क्या होता है, विस्तृत का मतलब होता है कि किसी चीज को दीर्घ रूप दे देना। जैसे कि आपने अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी होगी तो उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रश्न आते हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने की होगी तो वहां पर प्रश्न आते हैं कि किसी भी चीज के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। कैसे लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए। तो संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करके लिखना होता है। हालांकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो संक्षिप्त का और विस्तृत में अंतर ही नहीं समझ पाते और खूब उसका लंबा चौड़ा सा आंसर लिख देते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ से एक प्रश्न आपका बच जाता है कि जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त में कहना, या छोटा करके लिखना, या संक्षिप्तीकरण करना। ध्यान रहे, जब संक्षिप्त करने के बाद में कोई शब्द है उसको संक्षिप्त रूप देने के बाद में जो पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समस्त पद, या फिर समास पद, या फिर क्या चीज, समास पद, या समास पद, समास पद, या फिर उसको हम सामासिक पद कहते हैं। कौन सा पद मेरे भाई, सामासिक पद कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ से इन तीनों चीजों से बनता है। कैसे बनता है उस चीज को समझेंगे, उस चीज को समझेंगे किस प्रकार से। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन हम लिखेंगे। लाइन क्या है कि जो सामासिक पद होता है, क्या होता है, सामासिक पद को विस्तृत रूप में करने की जो प्रक्रिया होती है, कौन सा, जो सामासिक या फिर समस्त पद आता है, जो कौन सा, समस्त या फिर सामासिक पद होता है, जो कौन सा, सामासिक पद होता है। अब भैया छोटा करके लिखा, फिर हम बड़ा करके भी लिख सकते हैं उसको। सामासिक पद को विस्तृत रूप में, कौन से रूप में, विस्तृत रूप में लिखने की प्रक्रिया को, लिखने या करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास विग्रह कहते हैं। लिखने की प्रक्रिया को, लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता, समास विग्रह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से दो चीजें बन गई, समास विग्रह कहते हैं। पहली बात, जब आप छोटा करके लिखेंगे तो उसको हम समस्त पद या समास पद या फिर सामासिक पद कहते हैं। कहने का मतलब समास पद का मतलब ही समास कहते हैं। और जब उसी चीज को बड़ा करके लिखेंगे, विस्तृत रूप में लिखेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, समास विग्रह कहा जाएगा। आपके मन में एक चीज आ सकती है कि सर समझ में खूब नहीं आ रहा, एक चीज से समझिए, एक उदाहरण लिखिए ध्यान से। एक क्या लिखिए यहाँ पर, उदाहरण लिखिए। और उदाहरण किस प्रकार का आप लिखेंगे, कोई भी, चाहे विद्याधन आलय का लिख लीजिएगा, या फिर जैसे कि एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कौन सा, राजा का कुमार। जो राजा का कुमार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अरे मेरे भाई, मेरे बब्बर शेर, ध्यान दो इधर। क्या कहा हमने कि राजा का जो कुमार होता है उसे हम क्या कहते, उसे राजकुमार कहते हैं। मेरे भाई साहब, क्या कहते, राजकुमार कहते हैं। अब देखिए, ये विस्तृत रूप था, उसको हमने कौन से रूप में लिखा, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। कैसे रूप में लिख दिया, जब हमने संक्षिप्त रूप में लिखा, और ये संक्षिप्त रूप में जब लिखने के बाद में ये जो पद बना, इस पद को ही हम क्या कहते, समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं हम, समस्त पद। इसका अन्य नाम समास पद भी कहते हैं। कौन सा पद मेरे भाई, समास पद कहते हैं। या फिर हमने क्या बताया, सामासिक पद बताया। मेरे भाई साहब, क्या मैंने आपको बताया, सामासिक पद इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब जो समस्त पद इस तरीके से लिख गया, संक्षिप्त रूप में जो हमने लिखा, अब उसको इस रूप में लिखेंगे, विस्तृत रूप में फिर से अगर कर दें तो यह चीज क्या कहलाती है, यह समास विग्रह कहलाती है। मेरे भाई साहब, ये क्या कहलाती है, ये समास विग्रह कहलाती है। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना, एक एक चीज आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जहां पर डाउट आ जाए कमेंट लिख देना नीचे। ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त रूप में करना या कहना, या फिर संक्षिप्तीकरण कहना, इसको जब संक्षिप्तीकरण करने के बाद जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं हम, समास पद, समस्त पद,
समस्त पद या समास पद या फिर सामासिक पद कहते हैं। समस्त या सामासिक पद जो होता है उसको विस्तृत रूप में जो लिखने की प्रक्रिया है उसको ही हम समास विग्रह कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो इसमें इतनी से इस उदाहरण के द्वारा ही ये सब चीजें आपको रटना नहीं है। एक बार मैं नहीं आपसे कहूंगा कि आप रट्टा लगाओ, एक बार मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप रट्टा लगाओ, क्योंकि रट्टा लगाओगे तो फिर भैया समझ में चीजें खूब नहीं आएंगी, क्योंकि रट्टा से नहीं, जब समझ लोगे चीजों को तो वही चीजें हो पाएंगी बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई साहब, जल्दी से क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नोट करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपको समझा दूं। हमने कहा कि जो विस्तृत रूप में होता है उसका छोटा करके लिख देते हैं, जब हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, जो संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद जो पद हमारा बनता है उसे समास पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समास पद या समस्त पद या फिर सामासिक पद के नाम से जानते हैं। इसमें से नाम पूछ लेगा क्या कहा जाता है। इसके बाद में जो संक्षिप्त रूप से अगर हम विस्तृत रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समास विग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं हम? समास विग्रह कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, अथवा क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या करिए मेरे भाई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ जाए। तो फिर क्या करें? आगे बढ़ जाया जाए। चलो, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया है तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दो। और हाँ, आप देख क्या रहे हैं, आप अगर ऑफलाइन बाद में देख रहे हो तो आप भी भैया लाइक कर दो। और क्या करोगे? शेयर क्लास को कर देना, ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा देना। और चैनल पर नए देख रहे तो कर लेना सब्सक्राइब। और क्या, और ज़्यादा बहुत कुछ कहेंगे नहीं, तो कोई इसका पैसा लो। और हाँ, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि इस क्लास में वो हर कंटेंट है जो लोगों के अपने पैड कोर्स में नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात होती है कहना कि भारत का कोई भी एग्जाम हो प्रश्न इससे बाहर आ जाए तो फिर भाई साहब पढ़ाना बेकार है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसके बाद में समझिएगा पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। तो इसी के अंतर्गत आते हैं पद। तो पद किस प्रकार से होते हैं, पदों को समझो। जैसे कि अभी जो संक्षिप्त करने के बाद में जो शब्द तरीके से आया था उसको हम पद कहेंगे। लेकिन ध्यान रहना चाहिए आपको, जो सामासिक पद आए थे, समस्त पद जिनको बोला था हमने, या फिर समस्त या समास पद या फिर सामासिक पद। तो सामासिक पद जो होते हैं उनमें देखिए, सामासिक पद को बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखिए। सामासिक पदों के जो प्रथम पद होते हैं, कौन से वाले? प्रथम पद जो होते हैं, प्रथम पद को क्या कहते हैं हम? इसको प्रथम पद को हम कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, पूर्व पद कहते हैं। क्योंकि पूर्व मतलब पहले, तो पूर्व पद कहते हैं। तथा इसके बाद में जो दूसरा पद आता है, तथा द्वितीय पद को क्या कहते हैं? तो तथा द्वितीय पद को क्या कहा जाता? इसको उत्तर पद कहते हैं भाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्तर पद कहते हैं। ध्यान रहे, उत्तर पद कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? बाद वाले पद को उत्तर पद, पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। बात क्लियर है? अब इसी में एक आता है प्रधान पद। क्या आता है? प्रधान पद। अब जैसे प्रधान पद से मतलब समझो, प्रधान पद आपके गांव के प्रधान होंगे। अगर आप बिहार जैसे राज्य से हैं अगर, तो वहां पर कौन होते हैं? वहां पर सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। ध्यान रखिएगा। या फिर मुखिया कहते हैं हम उनको, सरपंच या फिर क्या कहते हैं? मुखिया। मुखिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंसान मुख्य होता है। इसी प्रकार से समास जो है, जिसमें भी जो मुख्य पद होगा उसे क्या कहेंगे? प्रधान पद कहते हैं। ठीक है भाई साहब, एकदम ऐसे पढ़ के चलो, देसी भाषा में देसी चीजें पढ़ने चलना। इनको ये 4 तरीके से हो सकते हैं। उदाहरण के हिसाब से हम चीजों को समझते चलेंगे, उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि पहले की बात करें तो पहला कौन सा है? प्रतिदिन हमने लिख लिया। एक कौन सा लिख लिया? प्रतिदिन लिख लिया। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा कौन से? राजकुमार हमने लिख लिया। कौन सा लिख लिया? दूसरा राजकुमार लिख लिया। इसके बाद में अगर हम तीसरे की बात करें तो ये पाप पुण्य लिख दिया हमने। कौन सा? पाप पुण्य लिख दिया। फिर इसके बाद में चौथे की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? यहाँ पर हमने दशानन लिख लिया।
क्या लिख लिया, दशानन। ध्यान रखिएगा इसमें अगर हम बात करें तो प्रति और दिन, प्रति धन दिन, तो इस ये क्या बनेगा, प्रतिदिन। समझिएगा, राजकुमार का मतलब होता है राजा का कुमार, राजा का कुमार। अभी आपके समझ में आ जाएगा प्रधान पद कैसा होता है। इसे कैसे लिखोगे, पाप और पुण्य में लिख दोगे। कैसे लिखोगे, पाप और पुण्य में लिख दोगे। इसके अलावा दशानन की बात करेंगे, दस धन आनन, अर्थात 10 हैं सिर जिसके, तो ये सर किसके होते हैं, ये रावण की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, रावण की बात की जाती है। तो इस तरीके से चीजें बनती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम दिन की बात कर रहे थे और जैसे ही उसके आगे हमने प्रति लगा दिया, या ऐसा अव्य, ऐसा शब्द अव्य जो होते हैं वो आगे लग जाए कोई, जिससे क्या हो, तुरंत परिवर्तित हो जाए, अर्थ ही बदल जाए। आगे जो लगा है, जैसे कि ये शब्द हमने लगा दिया, ये शब्द लगाया तो दिन में प्रति जोड़ दिया, दिन का मतलब था भैया दिन, और प्रति अगर लगा दिया तो अर्थ तुरंत परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, प्रतिदिन हो गया। यानी कि पहला वाला जो पद है मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, इसको क्या कह देंगे, पूर्व पद प्रधान है। यहाँ पर कौन सा पद है, पूर्व पद प्रधान है। हमने क्या बताया कि पूर्व ये जो पहला पद होता है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें भी एक पद होते हैं, हर दो पद होते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक। इसके अलावा तो यहाँ पर पहला पद मुख्य था जिसको पूर्व पद प्रधान लिख दिया। दूसरे वाले की अगर हम बात करें, कौन से वाले की मेरे भाई, दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो राजा की बात हो रही थी और राजा में कुमार जैसे जोड़ दिया तो राजा के पुत्र की बात होने लगी, यानी कि राजकुमार की। तो यहाँ पर कौन सा पद प्रधान हुआ, उत्तर, यानी कि बाद का वाला मुख्य रूप दे रहा है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया। यहाँ पर उत्तर पद कैसा हो गया, प्रधान हो गया। ठीक है भाई। पाप पुण्य की बात की जाए तो पाप और पुण्य में क्या है, ये भी मुख्य रूप में है और ये भी मुख्य रूप में है। किसी का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि दोनों ही लोग कैसे हैं, दोनों ही आपस में मुख्य हैं। दोनों पद कैसे हैं, यहाँ पर मेरे भाई दोनों पद कैसे हैं, प्रधान है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। अब देखो दशानन किसे कहा जाता है, रावण के। ना इसकी मुख्यता विशेषता रही, ना मुख्य कार्य इसका रहा, ना दस का मुख्य कार्य रहा, ना आनंद का रहा। बात हम दशानन के रूप में किसकी कर रहे थे, रावण की, यानी कि तीसरा पद प्रधान हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तीसरा पद प्रधान है। तीसरा, उन दो से मतलब ही खत्म, तीसरा पद प्रधान है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आपके चार तरीके से प्रधान पद बनते हैं, चार तरीके से प्रधान पद बनते हैं और इन्हीं के आधार पर समास के भेद होते हैं, इन्हीं के आधार पर समास के भेद होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो इसी के आधार पर जो समास के भेद हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ विद्वानों ने जो है चार माने हैं तो किन्हीं ने छह को मान्यता दी है। किस प्रकार से मान्यता दी गई है उसके बारे में भी हम ध्यान से अभी पूरा एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जब तक आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। आप लोग क्या करिए भाई, मेरे नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई साहब, आगे बढ़ा जाए क्या, चलिए आगे बढ़े। तो फटाफट से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़िए, हेडिंग आगे लगाएंगे समास के भेद। किसके, समास के भेद की हेडिंग लगा लीजिए। क्या हेडिंग लगाएंगे, समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद की बात करेंगे। समास के भेद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, समास के भेद को मुख्य रूप से चार भेदों को मान्यता दी गई है। वो कौन कौन से चार भेद हैं, ध्यान रखिएगा। पहले भेद की अगर हम बात करें तो पहला हमारा है अव्यय भाव समास। कौन सा है, अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास है पहला वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है, दूसरा इसी की अंतर्गत जो है आता है, जिसे हम तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पर लिखो तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत् माने तुरंत, पुरुष की बात होगी, ऐसा समझोगे अभी देसी भाषा में भाई साहब। इस तरीके से मैं इसीलिए कहता हूँ ये एक
थंबनेल पर आपने लिखा देखा होगा, एकदम ये अनोखी सी क्लास है। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करेंगे। इसके अलावा हम चौथे नंबर पर बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। कौन से समास के? बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। आप कहोगे ये तो सर कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, समझिएगा, इसी के अंतर्गत बात की जाती है कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की बात की जाती है और कर्मधारय की, और फिर इसी के अंतर्गत कर्मधारय के अंतर्गत आता है द्विगु समास। कर्मधारय के अंतर्गत आता है द्विगु समास। कैसे आता है, कहाँ से यात्रा रही है, कैसे कैसे चीजें हुई हैं, सबके बारे में डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया? तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से क्या है कि 6 जो है प्रकार बन जाते हैं। किसके? समास के बन जाते हैं। समास के कितने? 6 प्रकार बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ध्यान करिएगा आप लोग, ध्यान करिएगा। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष के अंतर्गत कितने आते हैं? 2, एक कर्मधारय और एक द्विगु समास। ध्यान रखेंगे, पहला कौन सा? कर्मधारय, दूसरा द्विगु समास। इसके अलावा जो हमारा तीसरा टाइप हम देखें तो तीसरा कौन सा था हमारा? जिसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व नहीं, द्वंद्व समास, दोनों में उआ होता है यहाँ पे, तो द्वंद्व समास। फिर इसके आगे कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इस तरीके से देखेंगे तो समासों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। और इसके बाद में हम अब आगे पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास को। फटाफट से आप लोग जल्दी से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, जल्दी से कॉपी पर नोट कर लो फटाफट। चलिए, नोट हो गया? बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, जिंदाबाद, एकदम लाजवाब कार्य है आप सबका। ठीक है भाई, अब हेडिंग लगा लो जो पहला वाला था। कौन सा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की बात कीजिए। कौन सा वाला? पहला वाला जो था अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास, कौन सा वाला? अव्ययीभाव समास की बात करेंगे हम लोग। अव्ययीभाव समास की अगर हम बात करें तो अव्ययीभाव का मतलब क्या होता है? अव्यय का भाव होगा, सीधी सी बात है। ध्यान रखोगे, हमने उदाहरण के हिसाब से आपको समझाया था। हमने आपसे कहा था कि भैया जहां पर पहला पद प्रधान होगा, जहां पर पहला पद कैसा होता था? मुख्य होता था, वही क्या था? अव्ययीभाव समास था। उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव। परिभाषा चाहो तो लिख लो। परिभाषा देखो, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं, समझना है। जहां पर प्रथम पद प्रधान होता है, जहां पर क्या होता? प्रथम पद, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद भी कहते हैं। पूर्व पद कैसा होता? प्रधान होता है। प्रधान होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मेरे भाई अव्ययीभाव समास होता है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है वहां पर? अव्ययीभाव समास होता है। किस तरीके से? इसकी कुछ अन्य पहचाने भी हैं। वो पहचान कौन कौन सी है? ध्यान रखिएगा, पहचान में ध्यान रखिएगा। यदि शब्द से पहले यथा आ जाए, शब्द से पहले यथा लगा हो, फिर उसमें प्रति लगा हो, कहीं पर प्रति लिखा दिख जाए, उप लिखा दिख जाए। कौन सा? उप लिखा दिख जाए, बे दिख जाए, भर दिख जाए, ये आदि शब्द दिख जाए। इतने शब्दों में से कोई, इसके अलावा एक आ भी दिख जाए। कौन सा? आ, आदि शब्द दिख जाए तो समझ लेना वहां पर कौन सा है, वहां पर समझ जाना अव्ययीभाव समास है। देखिए, मैं आपको 100 ट्रिक्स भी बताते चलूंगा, ध्यान रखिएगा। सीधी सी बात, अब जैसे कि यही मान के चलो, तो अव्ययीभाव समास की क्या पहचान रहेगी? मुख्य रूप से यथा, जिसमें जुड़ा होगा, आगे प्रति होगा, उप होगा, बे होगा, भर होगा, आ होगा, आदि। ठीक है, अब इस तरीके से आप समझो, उदाहरण के हिसाब से आप समझ सकते हो कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से। जैसे कि यथा वाले की बात करी जाए तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? यथाशक्ति आ सकता है। क्या आ सकता है? यथाशक्ति। ठीक है, इसके अलावा यथा मति आ सकता है।
यथा मति आ सकता है, यथा अनुसार आ सकता है। कौन सा? यथा अनुसार आ सकता है। तो ये तो शब्द हो गए यथा वाले। इसके अलावा पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो जैसे कि क्या हो गया? प्रति हो गया। मेरे भाई क्या हो गया? प्रति हो गया। तो प्रति से क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा, जहां पर प्रतिशत हो, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रतिभोग हो सकता है, प्रतिक्रिया हो सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको प्रति लगा दिख जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रतिशत हो गया, प्रतिदिन हो गया, है ना। अभी मैंने आपको बताया तो था पीछे प्रतिदिन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं। और ये उदाहरण ही ऐसे हैं, इनको जरूर पढ़ना। कोई भी पेपर हो उससे पहले इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि क्लास मास्टर क्लास एकदम लाजवाब वाली रिवीजन एक तरीके से भी आपके काम आएगी। और अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो भाई साहब ये अगर जो है बहुत ज्यादा कामयाब साबित होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम तीसरे अगर बात करें, तीसरा मेरा कौन सा था भाई? मेरे तीसरा था उप का, ठीक है। तो उप से क्या बन जाएगा? जैसे उपकार, है ना, क्या बन जाएगा? उपकार बन जाएगा। इसके अलावा एक युक्त होता है, उसी में उप जोड़ दोगे तो उपायुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा इसी में जोड़ दोगे तो ये उपाध्यक्ष हो जाएगा। एक अध्यक्ष में उप जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें बे की बात करें, एक धड़क होता है, इसी तरीके से एक कौन सा होता है मेरे भाई? बेधड़क होता है। कौन सा होता है? एक बेधड़क होता है। बेधड़क के बाद में अगर हम बात करें, किसके? बेधड़क के बाद में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे कि बेकार भी हो सकता है, एक कार होता है और एक बेकार हो सकता है, एक शर्मदार इंसान और एक बेशर्म होता है, ध्यान रखिएगा, बेशर्म। इसके अलावा पांचवें की बात की जाए तो पांचवें में जैसे कि भर वाला आ जाए तो भर में क्या हो जाएगा? आप भरसक प्रयास करें, आप परीक्षा को पास करने का भरसक प्रयास करें। भोजन जो है कैसा करेंगे? भरपेट करेंगे, ठीक है। भरपूर मात्रा में आपके पास पैसा होगा। जब आप भरसक प्रयास करेंगे तो भोजन जो है भरपेट मिलेगा। भैया जब जॉब लग जाएगी तो वीआईपी तरीके से उन लड़कों से हालात पूछो जो घर छोड़ करके हॉस्टल और पीजी में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह कहीं खाना कैसे कैसे खा रहे हैं, कोई बना करके खा रहा, कोई एक तरफ वो कहते नहीं कि मुंह में ब्रश है और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। उनसे हालात पूछो कि पढ़ाई कैसे होती है। ठीक, यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे, आगे छठवें नंबर पर देखोगे तो आ की बात कर लें तो आ वाले में क्या आ जाएगा? उनका देखो तो इसमें आजन्म हो जाएगा, ठीक है। एक मरण होता है, इसी में क्या हो जाएगा? एक आमरण हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो जिसमें आगे ये शब्द आपको लिखे दिख जाए, समझ जाना कौन कौन से वाले ये शब्द आपको लिखे दिख जाए तो समझ जाना वहां पर क्या है मेरे भाई, समझ जाना वहां पर कौन सा अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है वहां पर? ध्यान रखोगे, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं नोट करने लायक, जैसे कि यहाँ पर नोट करने लायक क्या चीजें हैं? ध्यान रखिए, जब दो संज्ञाएं आपस में आवृत्ति कर रही हूँ, जब दो संज्ञाएं क्या कर रही होंगी? दो संज्ञाएं आवृत्ति करें, आवृत्ति करें, कैसे करेंगी? आपस में करेंगी। जैसे कि रातों रात कार्य हो गया, रातों रात वह करोड़पति बन गया, ठीक है। इसके अलावा आओ हम साथ साथ चलें, अरे आओ हम कैसे चलें? साथ साथ चलें। इसी तरीके से जो शब्द आते हैं, घर घर लड्डू बटेंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा कहाँ पर? घर घर लड्डू बटेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे, ठीक है, काम होगा, सब कुछ होगा। गांव गांव जाएंगे, रातों रात मेहनत करेंगे, हाथों हाथ काम हो जाएगा। ऐसे जो शब्द होंगे वो किसमें? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यहाँ तक बात जो है समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई दिक्कत, चिंता, समस्या, कोई आफत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। कमेंट बॉक्स में लिखो भाई साहब अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो, वरना जो है
आप लोग फटाफट से छापते चलो चीज़ों को। लाजवाब सी चीज़ें हैं आपके लिए। नोट कर लिया क्या? क्या नोट कर लिया कि नहीं अभी? चलिए नोट करिए फटाफट से आगे। इसके बाद में ये तो हो गया कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। कौन सा मेरे भाई? अव्ययीभाव समास हो गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए तो आगे किस तरीके से ध्यान देंगे आप लोग, समझिएगा बात को। दूसरा कौन सा था हमने बताया था? तत्पुरुष समास। मेरे भाई तत्पुरुष समास की बात की जाए तो देखिए भाई, अगर आपको तत्पुरुष समास कंप्लीट पढ़ना है, आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री खुलेगी और ये बहुत बड़ा समास है। इस बात को ध्यान रखोगे। मन करेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान रखो, अगर मैं चाहूं तो मैं सीधा सा शॉर्टकट में करा के आपको आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं। यूपीपीसीएस के जैसे बच्चे होते हैं, जो बहुत एसआई जैसे एग्जाम के बच्चे होते हैं, या जो भारत के अच्छे लेवल के जो एग्जाम है, उन परीक्षाओं के लिए अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, भाई मेरे तत्पुरुष से ही क्वेश्चन आता है। सच बता रहा हूं कि क्वेश्चन तत्पुरुष से आता है, और ऐसा क्वेश्चन घुमाते हैं कि बच्चों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती, और फिर तुम एक ही बात ढूंढते रह जाते कि सर ने वो क्लास में तो नहीं करवाया था। तो इसलिए बता रहा हूं आपको चीजें, भैया ध्यान से पढ़ना, बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तत्पुरुष को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, तत्पुरुष में हमने आपको बताया था कि जो तत्पुरुष होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा वाला? बाद वाला, यानी कि द्वितीय, या फिर क्या होता है? द्वितीय या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। द्वितीय या फिर उत्तर पद कैसा होता है? उत्तर पद कैसा होता? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान होता है। तो किस तरीके से प्रधान होगा ये समझोगे। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखें, उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कि हमने लिखा सेना का नायक, सेना का नायक। देखिए, ऐसे हमने बात करी तो सेना की पहले बात हो रही थी, और सेना का नायक की बात की तो उसे कहोगे क्या? सेना नायक। सेना नायक, समझो ध्यान से। सेना नायक एक ही में लिखा है शब्द ही, तो सेना की पहले बात हो रही फिर नायक की, तो सेना नायक के तुरंत अर्थ परिवर्तित हो गया। मुख्य शब्द क्या है? नायक जुड़ते ही शब्द जो है एकदम से शब्द परिवर्तित हो गया। ठीक है भाई मेरे, समझ में आया कि नहीं है? जुड़ कहाँ पर रहा है? बाद में। तो बाद में जहां पर जुड़ रहा होगा उसको उत्तर पद प्रधान होगा। ऐसा जो होगा वो किस में होगा? तत्पुरुष के अंतर्गत होगा। देखिए, अब तत्पुरुष के भी कई सारे भेद होते हैं, वो मुख्य रूप से हम दो तरीके से बांट करके चलेंगे। मुख्य रूप से तत्पुरुष के दो भेदों की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष के दो भेदों में हम इसको बांटते हैं। पहला कौन सा होता है और फिर दूसरा कौन सा होता है, इसको समझना होगा। पहला होता है वैधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा? वैधिकरण तत्पुरुष। वैधिकरण, वैधिकरण तत्पुरुष, या फिर इसको हम और भी एक नाम देते हैं, इसको लुप्त पद कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम? लुप्त पद। कैसा? लुप्त पद तत्पुरुष भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसका दूसरे का नाम है समानाधिकरण। कौन सा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष। इसके अलावा इसका अन्य नाम एक और क्या है? इसे हम अन्य नाम में मेरे भाई कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्मधारय। फिर इसके अंतर्गत चीजें बढ़ती रहती हैं। किस तरीके से चीजें बटेंगी उनको हम आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे लाजवाब तरीके से, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? क्या आगे बढ़ा जाए? ठीक है, स्ट्रक्चर के रूप से चीजों को पढ़ लो। स्ट्रक्चर के रूप में चीजों को पढ़ना, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। बड़े लाजवाब। अगर हम बात करें तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष को हमने कौन कौन से, एक वैधिकरण में और एक समानाधिकरण के हिसाब से हमने इनको बांटा है। किसके? वैधिकरण और समानाधिकरण के हिसाब से हमने इनको बांटा है। तो वैधिकरण यहाँ पर लिखो। कौन सा समास हमने बताया आपको? वैधिकरण समास। ठीक है, वैधिकरण। या हमने क्या बताया? लुप्त पद, लुप्त
पद की हमने बात करी, ठीक है। अब लुप्त पद या व्यधिकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर लुप्त पद से ही तात्पर्य क्या बन रहा है कि चीजें गायब होंगी, लुप्त होंगी। तो सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखेंगे, लुप्त पद के नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो होंगी चीजें क्या होंगी, लुप्त होंगी। विभक्तियों का जो होगा चिन्ह, विभक्तियां जो होती है उनका लोप होगा, यानी कि वो गायब होंगी, और इसीलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास भी कहा जाता है, लुप्त पद तत्पुरुष भी कहते हैं। और इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि विभक्तियों का इसमें लोप होता है, ठीक है। कैसे लोप होता है वो चीजें हम सीखेंगे आगे। इसी में लिखिए विभक्ति के लोप के आधार पर, कैसे, विभक्ति के लोप के आधार पर। अब दो हिस्सों में बांट दिया हमने तत्पुरुष, एक व्यतिकरण एक समानाधिकरण। तो विभक्ति के लोप के आधार पर, भैया लोप होगा, लोप के आधार पर जो है, किसके भेद जो है, आधार पर भेद, इसके समास के जो भेद होंगे वो कितने होंगे उनको आपको समझना है। जैसे कि पहला जो होता है, कर्ता का बनता नहीं है, कर्म से बनता है। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है, कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यहाँ पर क्या होगा, जो को विभक्ति होती है, कौन सी, जो को विभक्ति होती है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। को विभक्ति का लोप होगा, मतलब कि लोप का मतलब वो चीज क्या होगी, गायब हो जाएगी। कैसे होगी ये उदाहरण के हिसाब से समझना, उदाहरण के हिसाब से समझोगे आप जब, तो ध्यान से देखिए। पहला आपने उदाहरण अगर देखें तो जैसे कि गगन चुंबी लिखा है, क्या लिखा मेरे भाई, गगन चुंबी लिखा है, गगन चुंबी। और गगन चुंबी किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है गगन को चूमने वाला। कौन सा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो उसे गगनचुंबी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कि चिड़ीमार होता है, कौन होता है, चिड़ीमार, ध्यान दीजिएगा, कौन होता है मेरे भाई, वो चिड़ीमार जो होता है वो कौन होता है, चिड़िया को मारने वाला। क्या, किसको, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला, उसे क्या कहते हैं, चिड़ीमार कहते हैं। देखिए हमने अभी आपको क्या समझाया था, जब हमने समास की शुरुआत की थी, जब समास की शुरुआत की थी उसी समय हमने आपको एक बात बताई, क्या बताया कि जब कोई सब बड़ा सा चीज लिखी हो और उसको छोटा करके लिखना, वही तो समास है, वही तो संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको दरअसल छोटा करके लिखा जा रहा है। इनको जो गगन को चूमने वाला उसे क्या कहते हैं, गगनचुंबी, छोटा करके लिख दिया, संक्षिप्त में लिख दिया। चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं, चिड़ीमार कहते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या कह रही है, समास कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस विभक्ति का लोप हो गया, को विभक्ति गायब हो गई। भैया को विभक्ति होती है तो इसका लोप हो गया, यानी कि लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। तो इस तरीके से जो है कर्म तत्पुरुष समास बनता है। ठीक, इसके बाद दूसरे की बात करें, फिर कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण जो तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, करण जो तत्पुरुष समास होगा, करण तत्पुरुष समास जो होता है मेरे भाई, करण तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का, से विभक्ति का लोप होगा। मैं सीधे सीधे डायरेक्टली लिखूंगा, इस विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मतलब गायब होगी। उदाहरण कैसे लिखोगे, उदाहरण की बात करें अगर हम, तो उदाहरण ध्यान से समझिएगा। उदाहरण में देखें, जैसे कि से किस में आएगा, नीति युक्त। अब नीति युक्त जो होता है उसे कैसे कहेंगे हम, नीति से युक्त हो, नीति से युक्त जो हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नीति युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, नीति युक्त कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, से विभक्ति का लोप हो रहा है उसे, जैसे कि इस तरीके से आप लोग एक और आंसर हेडिंग लगा लगा कर, कैसे तत्पुरुष का ये है, कर्म वाले का ये, करण का ये, उसके जो है उदाहरण एक एक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना सबका, तो आपको चीजें मैं समझूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। इसके बाद करण के बाद में बात करें तो संप्रदान आता है भाई, और संप्रदान में अगर हम घुसे, क्या आता है, संप्रदान आता है। संप्रदान में अगर हम घुसे तो संप्रदान तत्पुरुष समास, ये चीज भी आप लिख लेना। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर जो के लिए आता है, कौन सा,
के लिए, तो ये जो के लिए विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता मेरे भाई, लोप हो जाता, वो गायब हो जाती। अब इसको उदाहरण के हिसाब से कैसे आप देखते हो, किस नज़र से आप देखते हो, तो इसको समझिएगा। जैसे के लिए, अब हाथ के लिए कोई कड़ी बनी है तो उसे क्या कहेंगे, हथकड़ी कहेंगे। हाथ के लिए, हाथ के लिए जो कड़ी बनी हो उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो भाई मेरे हथकड़ी कहा जाता, हथकड़ी। इसी तरीके से और भी सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे विद्या के लिए आलय होता है तो उसे विद्यालय कहा जाता है। इस तरीके से चीजें और भी हो सकती हैं। ये 3 हो गए, यहाँ तक फटाफट से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए आगे हम बात करेंगे संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से समझिएगा। इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि उसी के नीचे हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है, फिर जगह कम मिलती है हमको थोड़ी, यहाँ पर लिखने के लिए कम बार बार मिटाना पड़ रहा है इस वजह से, ठीक। अब देखिए चौथा कौन सा है, अपादान का। अपादान में क्या आता है समझो, अपादान की अगर हम बात करें, अपादान की बात करें तो अपादान में आता है, अपादान तत्पुरुष समास, इसमें आप सब में जोड़े लेना, तो इसमें आता है से, और से इसके अलावा अलगाव का भाव होता है। अलगाव का मतलब होता है अलग होने का भाव। अलगाव, इस विभक्ति का क्या हो जाता है, इसका मेरे भाई लोप हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कैसे होगा, जैसे कोई व्यक्ति है वो कैसे धर्म से भ्रष्ट है, धर्म से भ्रष्ट है उसे धर्म भ्रष्ट कहेंगे। इसी तरीके से देश से निष्कासित जो व्यक्ति हो, देश से निष्कासित, निष्कासित, देश से निष्कासित जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, देश से निष्कासित, या मूल स्थान से लिखो, यहाँ पर क्या लिखना, मूल स्थान से, मूल स्थान से, अरे ऐसे लिखो थोड़ा इधर, मूल स्थान से, मूल स्थान से, मूल स्थान से निष्कासित जो होगा उसे क्या कहेंगे, उसे मेरे भाई क्या कहते हैं, मूल स्थान से उसे तड़ीपार कहा जाता, मेरे भाई क्या कहा जाता, उसे तड़ीपार कहा जाता। कहना ये सर शब्द को सुना हुआ लग रहा है मेरे भाई, ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, ये शब्द मेरे भाई जो है बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग में रहा है। कि क्यों ट्रेंडिंग में रहा, उसका भी एक कारण है, क्यों ट्रेंडिंग में रहा उसका भी एक कारण है। चलिए समझिएगा, ट्रेंडिंग में रहने के कारण की अगर हम बात करें तो समझिएगा, ये देखिए जिस समय CAA आया था और इसके अलावा एक NRC आया था, जब हम बात करें 2019 की लगभग में, ठीक है, तो उस समय क्या था कि जो हमारे देश के जो वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो अमित शाह जी को विपक्ष के लोगों ने तड़ीपार नाम दिया था, क्योंकि वो मुख्यतः रूप से भारत के नहीं है। कहोगे सर कहाँ के, तो म्यांमार के हैं मेरे भाई, कहाँ के, म्यांमार के, तो मूल स्थान के वो अपने नहीं है, तभी लोगों ने उसके प्रदर्शन हो रहे थे, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। आखिरकार वो कानून बाद में जो है उन पर मुख्य रूप से चर्चा नहीं हुई, फिर उसको वापस ही ले लिया गया, ठीक है। तो उनको किसको, अमित शाह जी को तड़ीपार नाम दिया गया था, क्योंकि मूल स्थान से वो निष्कासित व्यक्ति है, इस वजह से, ठीक है। समझ गए होंगे क्या मतलब होता है तड़ीपार का, ठीक। इसके आगे बढ़ जाओ, संबंध वाला, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब संबंध का मतलब कि आपका संबंध किसी से, भाई मेरे, जैसे कि आपका भाई है तो उसमें का लगाओगे, आपकी बहन है तो उसमें की लगाओगे, आपके माता पिता हैं तो के लगाओगे। इन विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा मेरे भाई, इन विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा। संबंध तत्पुरुष समास आगे आप जोड़ लेना इसमें, ठीक है। अब हर बार में लिखें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर यहाँ पर देखोगे, इसमें अगर हम बात करें के विभक्ति का, तो जैसे कि सीधी सी बात है, सिर का दर्द आपका भाई, आपका भाई नहीं, सिर का दर्द क्या है, जैसे कि सिर का दर्द, सिर का दर्द है उसे क्या कहते हैं आप, सिर दर्द कहते हो कि नहीं, सिर दर्द, सिर का दर्द कहते हैं। राष्ट्र का पति जो होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं, तो वहां पर का विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इस तरीके से संबंध है। अब देखिए सिर दर्द तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पर, सिर में दर्द हो रहा है, सॉरी सिर का दर्द है, तो इसमें क्या है, संबंध है, ठीक है मेरे भाई।
चलिए इसमें आगे बढ़ जाओ। अब इसमें आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा मेरे भाई? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो किस तरीके नजर से देखते हैं? इसका मतलब होता है किसी चीज में या किसी चीज पर। तो इसमें कौन सी विभक्ति का में या फिर पर जो विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता है मेरे भाई? लोप हो जाता है। क्या होता है? उसका लोप हो जाता है। किस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर समझिएगा। इसमें अगर देखेंगे जैसे कि पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है उसे ही तो क्या कहा जाता? पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आप पर बीती उसे क्या कहा जाता? आप बीती। क्या मैंने कहा? आप पर बीती जो है उसे क्या कहते हैं? आप बीती कहते हैं। आप बीती कहते हैं। जो ये चीज है ना, ये आप बीती, तो यहाँ पर में विभक्ति का और यहाँ पर विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। ये चीज क्या हो गई मेरे भाई? गायब हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? गायब हो गई। तो इस तरीके से समझ जाइएगा यहाँ पर कैसे विभक्तियों का लोप हुआ। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। 6 प्रकार से चीजों का लोप हुआ है। तो समझ जाना इस तरीके का जो समास होगा, जहां पर भी इस तरीके का समास होगा वो तत्पुरुष के भाई मेरे जे खानदानी है। ये सब किसके? तत्पुरुष के ही खानदानी है। नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, लाजवाब तरीके से। क्या बात है, आगे बढ़ जाओ भाई मेरे। आगे अगर बढ़ा जाए, ठीक। आगे इसके अलावा ये तो 6 भेद हो गए, इसके अलावा भी 4 और होते हैं जिनका नाम है अलुक, प्राद, उपपद और नयन समास। नयन समास जो होता है वहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो हम चारों को शॉर्टकट में पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन नहीं, इसके 4 और भेद होते हैं। इसके 4 और भेद होते हैं। इसके 4 और भेद होते हैं। भेद होते हैं। कौन कौन से 4 और होते हैं उसको समझना है। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कौन कौन से 4 होते हैं इसको समझना है। पहला मैंने क्या बताया आपको? अलुक तत्पुरुष समास। सॉरी, अलुक की बात करें, अलुक तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? देखिए अलुक जो तत्पुरुष होता है जहां पर कर्ण चिन्ह का लोप हो जाता है। जो कर्ण चिन्ह का लोप होता है, अब कर्ण किस हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए कर्ण जैसे कि से या द्वारा, तो युद्ध में जो स्थिर हो, युद्ध से स्थिर हो, स्थिर मन से वाचस्पति, आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर लिख सकते हो। वाचस्पति में पूछा गया था, वाचस्पति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अलुक है इसमें। इसके अलावा हमने कौन सा कहा? प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना ये हिस्से किसके हैं? प्रादि तत्पुरुष समास के। जो वहां पर अपि लगा हो, प्रति लगा हो या फिर उप लगा हो, ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं? ये प्रत्यागमन हो। जैसे कि इसमें कौन कौन से ये किस में आ जाते हैं? ये प्रादि तत्पुरुष समास में। जैसे प्रत्यागमन, ठीक है, प्रत्यागमन। प्रत्यागमन में अगर हम बात करें तो कौन सा है? प्रादि तत्पुरुष समास है। इसके अलावा उपकार में भी है। कौन सा है? उपकार। समझिएगा, साधारण रूप दे दिया जाए तब देखोगे, लेकिन वरना उपकार में देखोगे तो फिर अव्ययी भाव समास है। लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में अगर आपसे इनमें से पूछेगा तब ये आएगा यहाँ। बहुत हमने क्या कहा था आपसे, बहुत गहराई में लेके चलेंगे। फिर एक है उपपद। कैसा है? उपपद। उपपद क्या खूबी होती है? देखिए उपपद जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा पेपर में आपके नहीं पूछा जाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखो, लेकिन इसमें क्या होता है, एक इसका उत्तर पद होता है, यानी कि बाद वाला जो पद होता है वो सार्थक होता है, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं होता है। जैसे कि कैसे? जैसे कि कनकटा, कनकटा जो शब्द है इसमें जो कटा जुड़ा हो, इसका स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग होता। इसी तरीके से तिलचट्टा, अब तिल तो है ठीक है, लेकिन चट्टा जो है इसका क्या प्रयोग होता? नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा जो नयन समास है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लेना चाहो तो स्टार। ठीक है, अब नयन समास जो है इसको क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है?
इसमें नकार सूचक होता है। ये कैसा होता है? नकार सूचक होता है, नकारता रहता है चीजों को। जैसे कि कैसे, जैसे कि कोई शब्द है, एक भगवान को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, जो ना भगवान को मानता है वो नास्तिक है। तो नकार रहा है कि नहीं नकार रहा है? ठीक है। इसके अलावा एक पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है, तो अनपढ़ मतलब कि नकार रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें, एक योग्य व्यक्ति है और एक कैसा है? अयोग्य व्यक्ति है। ठीक है। कौन सा व्यक्ति है? अयोग्य। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो किसमें होती है? नए समास में होती है। कैसे? नए समास में होती है। ठीक है। एक मर्द होता है, एक नामर्द होता है, वो भी इसमें हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से ये चीजें जो है बट जाती है। ये सब चीजें किसके अंतर्गत? अभी तो हमने भाई मेरे एक ही पढ़ा है, जिसको हम कह रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा मेरे भाई? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने चीजें ये पढ़ी है। अब हेडिंग लगाओ, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास की हेडिंग लगा लो। कौन सी मेरे भाई? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास की हम बात करेंगे। चलो, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरे की हमने क्या बताया? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो समझिएगा, इसमें क्या होता है? इसको हम एक और हमने कहा था कर्मधारय समास, भी इसको हमने नाम दिया था। कौन सा मेरे भाई? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी हमने इसको नाम दिया था, कर्मधारय समास। आप समझो चीजों को, कर्मधारय समास भी हमने इसको नाम दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा बन जाती है, यहां से चीजें पूछे। यहां पर हमने क्या कहा है कि इसमें भी ये हिस्सा किसका है? तत्पुरुष समास का। तो जायज सी बात है, उत्तर पद प्रधान होगा। यहाँ पर क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान होता है। मुख्य बात, प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके जो शब्द होंगे दोनों पदों के मध्य, इसमें महत्वपूर्ण बात है, दोनों पदों के मध्य क्या होगा? दोनों पदों के मध्य, पदों के मध्य किसका? विशेषण विशेष। किसका? विशेषण विशेष तथा विशेषण विशेष तथा विशेषण विशेष तथा उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान का भाव होता है। उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है या भाव होता है? का संबंध स्थापित होता है। कैसे संबंध स्थापित होगा ये समझना। संबंध स्थापित होता, संबंध स्थापित होता है। किस तरीके से होगा ये आपको आगे समझाएं। तो पहली हेडिंग आप लगाओगे विशेषण विशेष के आधार पर। किसके आधार पर? विशेषण विशेष के आधार पर। तो विशेषण विशेष के आधार पर, विशेषण और विशेष के आधार पर किस तरीके से देखोगे? विशेषण विशेष के आधार पर, के आधार पर समझिएगा। विशेषण विशेष के आधार पर देखें पहला उदाहरण। तो देखिए, कोई गाय है, वो कैसे? नीली है। तो नीली गाय, तो उसे क्या कहते हैं? नील गाय। नील गाय तो नीली है जो गाय, तो कैसी है? नीली है जो गाय। तो नीली है जो गाय, उसे क्या कहेंगे? तो पहला पद देखोगे तो वो कैसा है? विशेषण है। ये कैसा है? विशेषण है मेरे भाई। ये कैसा है? विशेषण है। और ये कौन है? विशेष है। अब आपके मन में एक चीज आ सकती है कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्यों? देखिए, विशेषण वो चीज होती है जिस शब्द के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि आप एकदम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप एकदम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी किसी ने विशेषता बता दी तो आप कैसे हो गए? अच्छे व्यक्ति हैं। आप गाय है वो नीली है, नीली गाय देखी किसी ने गाय नीली देखी? मेरे भाई, जो नील गाय होती है वो उनको ही नीली गाय कहा जाता है, इसलिए वो नीली गाय की बात हुई।
ठीक है। गांव में एक बात समझी, नीलगौवा, जो नीलगौवा होता है ना वही होता है नीलगाय, ऐसा समझ लेना। देसी भाषा में बढ़ोपन एकदम। दूसरा एक इसमें लिख लो। अब भाई साहब एक मिर्च है, कैसी है? मिर्च तो है लेकिन वो कैसे बेचारी काली है। मिर्च कैसी है? काली है। तो मिर्च जो है वो कैसी है? काली है। तो यहाँ पर ये क्या है? पहला शब्द है, तो इसमें लिख लो काली है जो मिर्च। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। जो काली जो मिर्च होगी उसी को क्या कहेंगे हम? काली मिर्च भैया। तो काली क्या है? विशेषण है कि नहीं है? बोलो मेरे भाई, क्या है? विशेषण है कि नहीं है? मिर्च जो है, मिर्च जो है वो क्या है? विशेष है। विशेष किसे कहा जाता? तो विशेष मेरे भाई कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। और मिर्च कैसी है? बेचारी काली है। मिर्च कैसी है? काली है। तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। जिसकी विशेषता, जैसे कि हमारी बताई जाए, कोई कहे कि ये पागल है, कोई कहे कि ये पागल इंसान है, तो समझो हमारी कोई विशेषता बताए कि ये कोई पागल इंसान है, तो भाई साहब जो हम पागल शब्द कहेगा, क्या कहेगा? ये जो पागल शब्द कहेगा वो हमारा विशेषण हो जाएगा, और हमारी खुद की बता रहा है तो हम क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है। कोई डाउट, कोई चिंता, समस्या, आफत हो तो बताओ। कोई चिंता, समस्या, कोई आफत हो तो बताओ। दूसरा प्रकार कौन सा है? एक है उपमेय उपमान के आधार पर। उपमेय और उपमान के आधार पर, समझो, उपमेय और उपमान के आधार पर। आधार पर कैसे समझोगे? उपमेय उपमान के आधार पर। पहले वाले की मेरे भाई बात कर ले। जैसे कि जो प्राण प्रिय है, कैसा है? प्राण प्रिय है। तो प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो प्राणों के समान जो प्रिय होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राण प्रिय। प्राणों के समान प्रिय जो इंसान होगा उसे क्या कहा जाएगा? प्राण प्रिय कहा जाएगा। इसमें मेरे भाई एक दूसरा शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि भवसागर। क्या है? भव सागर। भवसागर जो है, भवसागर मतलब भव के समान सागर, भव के समान सागर। भव के समान जो सागर होगा उसे क्या कहेंगे? भवसागर। देखिए मेरे भाई, कैसे? किसके समान? प्राणों के समान प्रिय। अब जो जिसकी विशेषता बताई जाएगी यहाँ पर उपमेय होगा। क्या है? उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जा रही है। प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के, जिसके होगा तो प्राण क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे। जिसकी बताई जाएगी प्रिय होगा तो ये क्या होगा? उपमान होगा। यहाँ पर ये उपमान है, ये उपमेय है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत हो, कोई आफत हो तो बताओ हमें। कोई दिक्कत, चिंता, समस्या, कोई दिक्कत, आफत हो तो बताओ फटाफट से, वरना फिर एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और शेयर जरूर कर देना, उन विद्यार्थियों तक क्लास जरूर पहुंचाना। जो भी लोग हैं, जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास लोगों के पैड कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, तो उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचा देना। ठीक हो भाई? चलिए चलिए भैया, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है, या अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ जाइए। अब फिर आगे बढ़ जाइए। आगे क्या हाल चाल है इनको समझिएगा। अभी देखिए तत्पुरुष पे ही हैं हम लोग, अभी कहाँ पर है? तत्पुरुष पर ही है। इतना समझ में आ गया है? चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए अगर, तो विशेषता वाचक जो होते हैं, विशेषता वाचक समानाधिकरण में, विशेषता वाचक समानाधिकरण में कौन से? विशेषता वाचक, बहुत इंपॉर्टेंट, विशेषता वाचक समानाधिकरण में। देखिए हो सकता आप लोग जो है एकदम लगे कि क्या हमारा गाथा लिखाया जा रहा है, तो मेरे भाई साहब गारंटी किस बात के लिए? समानाधिकरण। देखिए इतना कंटेंट भैया सस्ता नहीं है, इतना कंटेंट सस्ता नहीं है कि ऐसे हो जाए चीजें। तो ये पढ़ना तो पड़ेगा। समानाकरण में समानाधिकरण लिखो यहाँ पर, समानाधिकरण, विशेषतावाचक समानाधिकरण में उसके पदों की विशिष्टता में, उसके पदों की विशिष्टता में, उसके पदों की विशिष्टता, पदों की विशिष्टता के आधार पर, विशिष्टता, विशिष्टता के आधार पर भेद, विशिष्टता के आधार पर भेद की हम बात कर रहे हैं।
विशेषतावाचक समानाधिकरण में यानी विशेषता होगी जिसमें उसके पदों की विशिष्टता के आधार पर अगर हम देखें तो इसके भी कई भेद होते हैं। इसके भी अगर हम सही रूप से देखें तो मेरे भाई 7 प्रकार से हम चीजों को करते हैं। कैसे कैसे 7 होते हैं? एक होता है विशेषण पूर्व पद। क्या होता है? विशेषण होगा पूर्व पद। पहला पद क्या होगा? विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद। इसके अलावा हम बात करें, अब इसमें कौन होगा? जैसे विशेषण पूर्व पद कौन सा होगा? परम है जो ईश्वर, उसे क्या कहेंगे आप? परमेश्वर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ। परम है जो ईश्वर, उसे क्या कहेंगे? परमेश्वर कह देंगे कि नहीं कहेंगे? इस तरीके से। इसके अलावा नीली है जो गाय, उसे क्या कहेंगे? नील गाय। बहुत गहराई में घुस रहे हो, देख लो भाई। नील गाय, तो नील गाय कह देंगे। इसके अलावा जैसे विशेषणों भय, विशेषण का भय होगा आपको, विशेषणों भय, विशेषणों भय, विशेषणों भय, विशेषणों भय पद। अब विशेषणों भय में क्या होगा? विशेषणों भय पूर्व पद। इसमें पहले ये लिखो विशेष पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, क्योंकि देखिए एकदम उसे लाइन से हमारा क्या होता है कि चीजें दिमाग में घूम रही होती कि हाँ ये आएंगे, तो होता क्या कि वो ऊपर नीचे हो जाता है, समझो। तो विशेष पूर्व पद में क्या होगा? तो जहां पर पहला पद क्या होगा? विशेष होगा। जैसे कि बुद्धि है, तो बुद्धि, लेकिन कैसे के लिए? धर्म के लिए बुद्धि है, उसे धर्म बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म बुद्धि। ऐसे पर्वत, विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत में कौन सा? विशेष पूर्व पद है, विशेष पूर्व पद है। इसी तरीके से अब विशेषणों भय होगा। क्या होगा? विशेषणों भय हो जाएगा, विशेषणों भय पद हो जाएगा। फिर इसके बाद में विशेषो भय हो जाएगा, ऐसे करके। तो विशेषणों भय पद, इसमें क्या होगा? जैसे कि शीतोष्ण, शीत भी है उष्ण भी है, उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण। मतलब विशेषण का भय ऐसा लग रहा है कि भय हो रहा है कि यह विशेषण है, लेकिन विशेषण होगा नहीं। कहीं न कहीं बातें ये भी हो सकती हैं। इसके अलावा आगे हम देखें तो किसका? विशेष का भय होगा, विशेष्यो भय, विशेष्यो भय। विशेष्यो भय पद में क्या होगा? विशेष का भय होगा। जैसे कि आम्रवृक्ष, आम्रवृक्ष 22 दंपति है ना, आम्रवृक्ष, समझिएगा, आम्र वृक्ष। इसके अलावा 22 दंपति, कौन से? 22 दंपति, समझिएगा, 22 दंपति, ये हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें की बात करें तो पांचवा कौन सा होता है? अव्यय पूर्व पद होगा। पहला जो पद होगा वो कैसा होगा? अव्यय होगा। तो अव्यय पूर्व पद मेरे भाई, अव्यय पूर्व पद, अव्यय पूर्व पद। अव्यय पूर्व पद में किस तरीके से हम देखेंगे? निराश। जैसे कि आस, निर्धन आस, तो जिसमें निर हो, निर्धनास, तो उसे हम क्या कह देंगे? निराश है इंसान। तो इस तरीके से निराश मत होना, निराश मत। अब क्या है? मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि धृतांत, धृतांत आ जाता है, ठीक है, धृतांत आ जाता है। इसके अलावा जैसे कि देव ब्राह्मण आ सकता है, देव के समान जो ब्राह्मण हो तो देव ब्राह्मण हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, देव ब्राह्मण आ जाता है इसमें, समझिएगा, ठीक है। तो देव ब्राह्मण। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण चीज, संख्या पूर्व पद, संख्या पूर्व पद, संख्या पूर्व पद। पहले पद में क्या होगी? संख्या होगी। अब जहां पर संख्या होगी उसको क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में द्विगु समास कहते हैं। इसे ही, ये देखो हमने कहा था कि एकदम बहुत गहराई से निकाल के लाएंगे द्विगु समास को, कर्मधारय से बना है। इसे ही संस्कृत में, इसे ही संस्कृत में द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। बोलो बात यहाँ तक आ रही, के लिए समझ में यहाँ तक आई? इतनी समस्याएं झेलने के बाद में संख्या पूर्व पद में तब जाकर के हमें क्या मिला? द्विगु समास मिला है। क्या मिला है? द्विगु समास मिला है। अब द्विगु समास में क्या होगा ये चीज हम आगे चर्चा करेंगे।
चलिए यहाँ तक फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि विशेष धर्म बुद्धि में क्या चीज है, विशेष पूर्व पद, भाई मेरे पता भी नहीं लगता कि वो क्या रहा है, पता भी नहीं लगता, उस लेवल की चीजें हैं। और आपने थंबनेल पर एक चीज लिखी देखी होगी कि यूट्यूब इतिहास की पहली क्लास ऐसी है, तो वाकई में ये यूट्यूब इतिहास की पहली ऐसी क्लास है जो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है, और वो भी एकदम फ्री है, वो भी एकदम फ्री है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसको, तत्पुरुष का ही बेटा है कौन, तत्पुरुष का ही बेटा कौन है, द्विगु समास है। ध्यान रखिएगा, द्विगु समास। वैसे अगर हम देखें तो हम दूसरा समास पढ़ रहे हैं, लेकिन 6 प्रकार से देखें तो कर्मधारय को हम पढ़ चुके, कर्मधारय को पढ़ चुके, लेकिन हम चौथा आ गए द्विगु समास पर। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसका पहला पद ऐसे लिख लेना, इसका पहला या फिर पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, पहला या फिर पूर्व पद जो होता है मेरे भाई क्या होता है, वो संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची किस हिसाब से होता है ये देखना, ये देखना संख्यावाची किस हिसाब से होता है ये समझना, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। और इसी को संख्या पूर्व कर्मधारय कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, इसी को क्या कहते हैं, इसी को संख्या पूर्व, इसी को संख्या पूर्व कर्मधारय, संख्या पूर्व कर्मधारय कहते हैं। अति महत्वपूर्ण चीज, अति महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इस पे लगाओ, इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ, इसी को संख्या पूर्व कर्मधारय कहते हैं, कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे करना सर, संख्या वाला नहीं मामला समझ में आया। जैसे कि जहां पर 4 रास्ताएं होती हैं, उदाहरण के हिसाब से समझो, उसे हम मेरे भाई क्या कहते हैं, उसे चौराहा कहा जाता है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता, बोलो बात। अब जैसे कि जहां पर 9 ग्रह हैं तो उन्हें नवग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवग्रह कहा जाता है, नवग्रह। ठीक है, नवग्रह। इसी तरीके से जहां पर 7 सही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सतसई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, सतसई कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक चीज और भी है, इसके जो है भेद भी होते हैं, इसके भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें लिख लो, इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद भी होते हैं, 2 भेद भी होते हैं, 2 भेद भी होते हैं। वो कौन कौन से 2 भेद होते हैं उनको समझो। पहले वाले की अगर बात करें तो समाहार द्विगु समास होता है, समाहार द्विगु समास, समाहार द्विगु समास होता है। समाहार द्विगु समास की बात करें तो ये समाहार द्विगु समास क्या चीज होती है, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। इसमें एकत्रीकरण का भाव होता है। किसका भाव होता है, एकत्रीकरण। एकत्रीकरण का मेरे भैया क्या मतलब होता है, इकट्ठा होने का भाव, एकत्रीकरण का भाव होता है। ठीक है मेरे भाई, एकत्रीकरण का मतलब कि इकट्ठा होने का भाव होता है। जैसे कि जो 3 लोक का मालिक है उसको क्या कहा जाता है, त्रिलोक कहा जाता है। क्या कहा जाता, त्रिलोक कहा जाता है। इसी तरीके से 8 अष्ट अध्याय होते हैं, कितने, अष्ट, जहां पर 8 अध्याय हों जिस ऐसी पुस्तक, उसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अष्टाध्यायी कहा जाता है। और अष्टाध्यायी की रचना किसकी है, ये पाणिनि की रचना भी है, ध्यान रखना। किसकी रचना, हिंदी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, पाणिनि की रचना है, कौन सी, अष्टाध्यायी। तो इस तरीके से समाहार द्विगु समास हो जाता है। एक और इसका भाई मेरे होता है, ये तो पहला प्रकार हुआ। इसके अंतर्गत दूसरा प्रकार जो आएगा वो आएगा उत्तर पद प्रधान पद। कौन सा, उत्तर पद प्रधान द्विगु। उत्तर पद इसमें होगा, इसमें प्रथम पद है, लेकिन एक और कौन सा होगा, इसमें उत्तर यानी कि बाद वाला पद जैसे क्या होगा, प्रधान होगा। फटाफट से आप जो है नोट कर लीजिएगा, फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए फिर आगे अगर बढ़े हम, आगे बढ़ने पर हमने क्या कहा, दूसरा कौन सा है, दूसरा मेरे भाई है उत्तर पद। कौन सा, उत्तर पद। उत्तर पद कौन कैसा होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, तो उसी के नाम पर कह दिया उत्तर पद प्रधान द्विगु। ऐसा जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसके वाले को द्विगु कहें, वो दुख का। इसमें क्या, एकत्रीकरण का भाव नहीं होगा, इसमें क्या होता, एकत्रीकरण का भाव नहीं होता, भाव नहीं होता। वहां पर क्या है, होता है, यहाँ पर नहीं होता।
बस इतना सा अंतर है। उदाहरण के हिसाब से देखो, उदाहरण के हिसाब से मेरे भैया देखें तो क्या है, जैसे कि दोपहर, दोपहर ठीक है, तो दोपहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोपहर, ठीक है, दोपहर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोपहर के अलावा, जैसे कि हम और क्या कहते हैं, पंचहत्तर या पंच प्रमाण, ठीक है, क्या हो जाएगा, पंच, पंच प्रमाण, समझिएगा, दो तो है लेकिन पहर है, तो बाद वाला पद कैसा है, प्रधान है। पंच तो है लेकिन पांच तो है, क्या है, प्रमाण है, तो मुख्य पद कौन सा है, ये बाद वाला कैसा है, प्रधान पद है। इसीलिए इसको क्या कहा है, इसी को क्या कहा है, इसको उत्तर पद प्रधान द्विगु कहा। बहुत गहराई में आप चीजों को कर रहे हैं, बहुत गहराई में मेरे भाई घुस रहे हैं, काफी ज्यादा गहराई में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आता है द्वंद्व समास। कौन सा आता मेरे भैया, द्वंद्व समास आता है। इसको फटाफट से आप नोट कर लो, इसको आप जो है फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या करिए मेरे भाई, जल्दी से फटाफट से इसको आप लोग क्या करो, नोट कर लो। लिख लिया, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे अगर बढ़ा जाए तो इसमें क्या होगा, इसके बाद हमने अगला कौन सा, इसका पांचवा भाई साहब बताया, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है कि भैया भिड़ंत होगी, भिड़ंत होगी, भिड़ेंगे, दोनों पक्ष कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ये बात मैंने बताई थी, कितने तरीके से हमने बांटा था प्रधान पदों को, चार तरीके से। एक सौ पहला पद प्रधान होता था, एक दूसरा, फिर हमने बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, इसमें होते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, कैसे, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें ऐसा लिखना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो है वो कैसा होते हैं, प्रधान होते हैं। फिर एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, द्वंद्व होता है, आपस में क्या होता है, द्वंद्व होता है, आपस में द्वंद्व होता है, द्वंद्व होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य पहचान क्या, सर हम कैसे पहचाने, तो मुख्य पहचान, मुख्य पहचान जो है अधिकतर स्थितियों में क्या होगा, ये चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, लगा होता है। उदाहरण के हिसाब से देखोगे, उदाहरण के हिसाब से आप देखोगे, जैसे कि भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, ऐसा लगता है। माता पिता में लगता है, इस तरीके से माता पिता, इस तरीके से जो आदि शब्द आते हैं इनको वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे भाई, आजकल भी कह सकते हो, खाना पीना कह सकते हैं। अब द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने, तीन भेद होते हैं मेरे भाई, कितने, तीन भेद होते हैं। तीन भेदों की बात करें अगर हम, तो पहला इसमें से कौन सा होता है उसको समझो। पहला जो होता है वो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। कौन सा, पहला जो होता है वो इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। समझिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास की बात करें तो इतरेतर द्वंद्व समास, दोनों पद अलग अलग स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दोनों पद कैसे होते हैं, स्वतंत्र, दोनों पद कैसे अलग अलग स्वतंत्र होते हैं, अलग, इस दो का मतलब दो बार लिखा है, अलग अलग स्वतंत्र होते हैं। कैसे, तथा और का प्रयोग होता है, तथा किसका, बीच में, तथा बीच में किसका, और का प्रयोग होता है, किसका मेरे भाई, और का प्रयोग होता, और का प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है, उदाहरण के हिसाब से समझिएगा आप, बहुत गहराई की चीजें हैं, बहुत गहराई की चीजें हैं। जैसे माँ बाप की हम बात करें, इसके माँ बाप की अगर हम बात करें तो इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे, माँ और बाप लिख लेंगे, माँ और बाप लिख लेंगे। समझिएगा, क्या लिख लेंगे, माँ और बाप लिख लेंगे। ठीक है मेरे भैया, यहाँ तक क्लियर है। दूसरे की अगर बात कर लें, इसमें जैसे कि भाई बहन, तो भाई और बहन लिख लेंगे। आना जाना, तो आना और जाना, आना जाना इससे लिखना, तो इसको कैसे लिख लोगे, आना और जाना, आना
और जाना, समझेगा। आना जाना का मतलब आना और जाना। तो इस तरीके से इतरेतर द्वंद्व समास हो जाता है। इसमें स्वतंत्र होता है, मुख्य रूप से इसमें और का प्रयोग होता है। इसके बाद में तो समाहार द्वंद्व समास होता है। एक समाहार द्विगु होता है, कंफ्यूज मत होना, समाहार द्वंद्व समास होता है, उसको अब लिखेंगे आगे हम। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते चलिए। चलिए मेरे भाई साहब, समझ में आ गया इतना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, लाजवाब। फिर कौन सा हमने बताया? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, चलिए कौन सा मेरे भाई? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? समाहार जो द्वंद्व समास होता है, इसमें ध्यान रखिए, एक दूसरे के जुड़े होने का भाव होता है। एक दूसरे के क्या होता है? एक दूसरे के जुड़े होने का भाव होता है। जुड़े होने का भाव होता है, होने का भाव होता है मेरे भाई। क्या होता है? एक दूसरे के जुड़े होने का भाव होता है। एक दूसरे के जुड़े होने का भाव होता है। किस प्रकार से जुड़े होने का भाव होता है ये समझोगे उदाहरण के हिसाब से। उदाहरण के हिसाब से कैसे समझोगे? जैसे कि मेरे भैया दिया बत्ती है। क्या है मेरे भाई? दिया बत्ती। तो दिया बत्ती अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें संबंध है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अन्न जल लूट मार ऐसे करके शब्द जो होंगे, लूट मार ऐसे जो शब्द होते हैं, मुख्य पहचान ये डैश लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं समाहार द्वंद्व समास से। ठीक है, मुख्य पहचान ये है। इसके अलावा तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो इसके हालात जो है बहुत अच्छे से होते हैं। दोनों पक्ष के मध्य विकल्प की स्थिति बनती है। दोनों जो पद होते हैं उनके बीच में किसकी? विकल्प की स्थिति बनती है। दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के दोनों पदों के मध्य क्या होता है? मध्य विकल्प की स्थिति बनती है। किसकी? विकल्प की स्थिति बनती है, स्थिति बनती है। अब विकल्प की स्थिति बनेगी तो क्या होगा? तथा दोनों के बीच, तथा दोनों के बीच क्या कर सकते? या का प्रयोग होता है, या का प्रयोग हो सकता है, या का प्रयोग हो सकता है, या का प्रयोग हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें उदाहरण के हिसाब से समझोगे आप। इसमें उदाहरण के हिसाब से समझोगे तो किस तरीके से देखोगे? उदाहरण के हिसाब से अगर आप देखो, दोनों पदों के मध्य वैकल्पिक विकल्प की स्थिति बनती है। कैसे? जैसे कि भला बुरा किसी का कर रहे हो तो उसमें क्या होता है? भला बुरा अगर आपने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? भला या बुरा, भला या बुरा, इस तरीके से। तो या देखो यहाँ पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? इधर उधर, इधर या उधर ऐसे करके कह सकते हो मेरे भाई, ऐसे कह सकते हो कि नहीं? इधर उधर, इधर उधर, इसका मतलब क्या हो गया? इधर या उधर। क्या हो गया? इधर या उधर। इस तरीके से क्या हम कह सकते कि नहीं कह सकते? वो तो इधर या उधर, यहाँ पर या की स्थिति बन गई। तो ये वैकल्पिक स्थिति है। कैसी है मेरे भाई? वैकल्पिक स्थिति है। बताओ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब, जिंदाबाद, क्या बात है भाई। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ जाओ और हेडिंग लगा लो बहुब्रीहि समास की। कौन से मेरे भाई? बहुब्रीहि समास की हेडिंग लगा लो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन से समास की? बहुब्रीहि समास की हेडिंग लगाओ। चलो, बहुब्रीहि समास कौन सा? छठवां, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की आप बात करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो किस तरीके से समझोगे आप, किस तरीके से। दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। क्या मैंने बताया था कैसी स्थिति बनेगी? देखो, पहले प्रथम पद प्रधान, फिर द्वितीय, फिर दोनों होते थे, और फिर दोनों में से कोई नहीं, तीसरा। दोनों पदों में से, दोनों पदों में से कोई भी पद क्या है? कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं
होता है, नहीं होता, बल्कि एक तीसरा, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है। समझिएगा, उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखें, प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे देखोगे, जैसे कि हमने एक दशानन वाला उदाहरण दिया था, तो दशानन वाले उदाहरण में 10 धन दशानन ऐसे लिखोगे आप, दशानन, ठीक है। तो दशानन किसके लिए हमने कहा है, इसका मतलब है 10 धनानन, 10 प्लस आनन, और 10 प्लस आनन मतलब 10 है सर जिसके, तो 10 किसकी बात करते हैं, रावण की बात करते हैं मेरे भाई, रावण की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रावण की बात कर रहे हैं, यानी इनमें से नहीं ये पद प्रधान है, नहीं ये है, बल्कि एक तीसरा पद क्या है, मुख्य कार्य कर रहा है। इसी तरीके से चक्रपाणी एक होता है, चक्रपाणी, तो चक्रपाण किसे कहा जाता है, चक्रपाण का मतलब है चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, तो उसे क्या कहते हैं, चक्रपाण कहते हैं। तो इस चक्र है जिसके हाथ में, या हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, उसको हम चक्रपाण कहते हैं। यानी बात किसकी हो रही, तो ये भगवान विष्णु की बात हो रही, किससे हो रही, विष्णु जी की बात हो रही है। तो इस तरीके से इन दोनों में देखिए, यहाँ ना तो ये वाला पद प्रधान नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग ही पद प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखोगे बहुव्रीहि समास, इसमें ध्यान रखना अधिकतर इसमें मुख्य पहचान इसके लिखो मेरे भाई। मुख्य पहचान की अगर बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि मेरे भाई बहुव्रीहि समास कहाँ होता है, तो ध्यान रखोगे अधिकतर स्थिति में क्या होता है, देवी देवताओं से संबंधित, देवी देवताओं, किसकी, देवी देवताओं का जो जिक्र होता है, या देवी देवताओं के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे कि रावण की बात हो गई, विष्णु हो, महादेव की बात हो गई, है ना, इस तरीके से जो है चीजें होती हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ तक जो है आपका जो समास का टॉपिक था मेरे भाई, बहुत अच्छे लेवल का ये आपका समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर भारत का कोई भी एग्जाम हो हिंदी का, उसमें समास जो है इससे बाहर नहीं आएगा। समास में इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात को आप लिख लीजिएगा। आपने बहुत मेहनत लगी है, बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया हमने चीजों को, इस तरीके से चीज तैयार की गई। और हाँ, अगर मजा आ गया, कंप्लीट आपने पूरी वीडियो देखी है, मजा आ गया कि सर समास तो आज मजा आ गया, मास्टर बन जाएंगे समास के, कभी जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने पढ़ा होगा, पूरा नहीं पढ़ा तो पूरा जरूर पढ़ना, ठीक है मेरे भाई। तो और हाँ, पेपर में कभी जाना तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को देख लेना जरूर। समास का क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ, हर उस विद्यार्थी तो तक क्लास आप पहुंचाने की जो गारंटी है वो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, आपकी जिम्मेदारी है। और आप इस बात की गारंटी लें कि हाँ, मैं इस क्लास को उन सब विद्यार्थियों तक पहुंचाऊंगा जिनके पास लोगों के महंगे महंगे पैड कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, या उतनी व्यवस्था नहीं बना पा रहे, तो उन विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचा देना। अपने हर दोस्त तक शेयर करना, हर रिश्तेदार तक, सबके पास तक इस क्लास को पहुंचा देना। चाहे वो 10वीं 12वीं का बच्चा हुआ, उसको अगर ऐसे लिख के आ जाएगा ना मेरे भाई, ऐसे लिख के आ जाएगा तो नंबर फुल मिलेंगे उसे, ऐसा समझ लेना। कोई पढ़ने लिखने वाला, और हिंदी तो भाई साहब अगर यूपी से हो तो फिर लाजवाब, यूपी के हर एक एग्जाम में आती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए कोई विद्यार्थी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बेहतर किया, और कुछ बेहतर करने के इरादे में है, और सब कुछ फ्री करने के इरादे में, ऐसे मान के चलो। तो इसके लिए आपका साथ चाहिए होगा, और साथ होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की जोड़ें, क्लासों को आप लोग शेयर करें,
और जब ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल खूब ऊँचा हो जाएगा और हम एक बार फिर से तैयार हो जाएँगे लाजवाब तरीके से आपको तैयार पढ़ाने के लिए। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में होंगी। कोई डाउट, कोई चिंता, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।